नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी के लिए आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो उसी के श्रृंखला में आज हम लोग धी आईएएस का टेस्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हिंदी और जीएस सभी दिया होता है। तो हिंदी का जो कंपाइलेशन वीडियो आपको दिया गया है, उसमें सब टेस्ट आपके यहाँ पे जो ध्येय आईएएस हो गया, घटना चक्र या फिर पीसीएस मंत्रा हो गया, सबका कंपाइलेशन करके हिंदी सॉल्व करवा दिया गया है। तो इसमें केवल हम लोग जो पढ़ेंगे वो जीएस का पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो करीब 140 प्रश्न पूरे इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आज का जो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल से जुड़े होंगे तो देख भी रहे होंगे कि कई सारी एक दो संस्थाओं की और टेस्ट सीरीज चैनल पर करवाई भी जा रही है, कंपाइलेशन भी लगातार दिए ही जा रहे हैं और जो अच्छे नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो सब समीक्षा अधिकारी के लिए हो रहा है। आप लोग चैनल से अगर जुड़े होंगे तो फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। चलिए आज हम लोग जो टेस्ट नंबर 9 है ध्येय का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो सके तो आपको किसी और संस्था का कंपाइलेशन देखने को मिले एक दो दिन में, तो आप लोग उसको भी जरूर सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम जो प्रस्तर स्मारक है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये बेशनगर का जो गरुड़ स्तंभ है उससे जुड़ा हुआ है भागवत धर्म। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो बेशनगर का ये गरुड़ स्तंभ हो गया। इससे पता ये चलता है कि जो हेलियोडोरस है ना, उसने भगवान भागवत धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर लिख लीजिए तो थोड़ा सा पता चल जाएगा। हेलियोडोरस जो है, हेलियोडोरस भागवत धर्म ग्रहण किया था, भागवत धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, इससे ये पता चलता है। और स्तंभ की यहाँ पे देखा जाए तो स्थापना करा करके उसने पूजा भी करवाई थी। और इसी पर उत्कीर्ण लेख से ये भी पता चलता है कि हेलियोडोरस भागवत धर्म तथा वासुदेव देववश अर्थात देवताओं का देवता भी कहा जाता था। बस इतना ध्यान रखेंगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के संबंध में यहाँ पर सही कथन बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसका आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका देखा जाए सही कथन क्या है, तो देखिए हड़प्पा संस्कृति की मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिला है। ये कथन जो यहाँ पे दिया गया डी वाला, यही सही है। ठीक है, कहीं भी गाय के यहाँ पे देखा जाए तो चित्रण नहीं मिल रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यही कथन इसमें सही है। और इसमें यहाँ पे जो पहला कथन कह रहा है कि हुलास नामक स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, तो ये मेरठ में ना होकर के सहारनपुर में है। ठीक, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के वाचन से यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता से लोगों से व्यापारिक संबंध था। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी लिपि तो पढ़ी ही नहीं गई है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा वासी सोना चांदी और लोहे का भी जानकारी रखते थे, तो लोहे की जानकारी नहीं रखते थे, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही आंसर पूछ रहा था तो डी इसका सही आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग सही से कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि आंसर यही है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि बोगस कोई का जो अभिलेख है, यहाँ पे इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि किस कारण प्रसिद्ध है। ये जो अभिलेख है बोगस कोई वाला, तो ये किस कारण से प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ से जो प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बोगस कोई यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। यहाँ से ऋग वैदिक काल के जो देवता हैं जैसे इंद्र हो गए, यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इंद्र हो गए, वरुण हो गए और मित्र। ठीक है, तथा यहाँ पे एक और देवता है, इनका नाम है आपका नाशत्य। नाशत्य, इन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ये देवता हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे यूनानी जब आक्रमण किए थे तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है, जब भारत में यूनानी आक्रमण किए थे उसके बारे में। ठीक है, तो पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पोरस यानी जो पुरु राजा है उनको पराजित किया था, तो ये गलत हो जाएगा। जो यहाँ पे राजा पोरस है उसने सिकंदर को, मतलब उन्होंने सिकंदर को यहाँ पे देखा जाए तो पराजित नहीं किया था। लगभग ये निर्णायक युद्ध नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये राजा पोरस हार गए थे।
कहने का मतलब सामना काफ़ी जम के किया था। तो पहला कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि सिकंदर को पराजित किया था, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का शासक था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुंग वंश न होकर के ये नंद वंश का शासक था, ठीक है, नंद वंश का यहाँ पे शासक था, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में तो आया था, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये तो कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये पराजित नहीं हुआ था। मगध का राजा घनानंद सिकंदर के समकालीन था, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। जो घनानंद थे वो यहाँ पर देखा जाए तो सिकंदर के समय ही भारत में साम्राज्य थे, ठीक है। चलिए, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे कि चाणक्य इन्हीं के दरबार में आया था और बता रहा था कि यहाँ पे आक्रमण होने वाला है, तैयार हो जाइए, लेकिन नहीं सुने थे। तो उस समय आपको ये कहानी याद आ रही होगी कि धनानंद वहाँ पे शासक था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि तमसो माह ज्योतिर्गमय, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो शब्द है ना, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे कि अंधकार से प्रकाश की ओर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे मौर्य काल में धर्म स्थायी एवं कंटक शोधन क्या था। तो ये एक प्रकार का न्यायालय था, क्या हो जाएगा, तो ये एक प्रकार का न्यायालय था, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो दोनों शब्द लिखे हुए ना, ये अर्थशास्त्र से मिलते हैं, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी वहीं से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ठीक है, अर्थ शास्त्र से मिलते हैं चाणक्य वाले। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यहाँ पे इल्तुतमिश को बता रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सही नहीं पूछ रहा था ना, तो ये तो पहला कथन सही हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश जो है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दूसरा कथन गलत है। तीसरा कह रहा है कि बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को प्रारंभ करवाया था, तो ये सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे झुक के सलाम करना, सिजदा और पैबोस का मतलब यही है, तो बलबन ने शुरू करवाया था, ये तो सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि तुगारिल खान ने अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह किया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो आपका तुगारिल खां है ना, तुगारिल खां 1279 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह तो किया था, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए तो उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन नहीं था, बलबन का शासन था, ठीक है। तो ये बलबन के समय विद्रोह किया था, तो चौथा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा और चौथा कहाँ पे दे रखा है, तो डी में दे रखा है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि सिकंदर लोदी के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए और सही कथन बताना है सिकंदर लोदी के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उसने गजे सिकंदरी का पैमाना चलाया था, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी के द्वारा चलवाया गया था, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सही है। उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने का से प्रतिबंध लगा दिया था, तो ताजिया निकाला जाता है मुहर्रम त्यौहार पे, तो उसको बंद करवा दिया था, ये भी सही है। उसने जक़ात यानी कि जो संपत्ति कर है उसको समाप्त कर दिया था, ये भी सही है। वो तबला बजाने का शौकीन था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तबला बजाने का शौकीन नहीं था। यहाँ पर अगर देखा जाए तबला नहीं, वो देखा जाए तो जो अ, तबला बजाने का शौकीन नहीं था। अगर हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देखें तो ये शहनाई सुनने का शौकीन था ना, यहाँ पे शहनाई सुनने का शौकीन था, शहनाई सुनने का शौकीन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चौथा गलत है, एक दो तीन सही है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि अष्टभुजी मकबरा का निर्माण किस वंश के शासक के समय प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका तुगलक वंश के समय, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भक्ति काल के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए, बताना है गलत कथन कौन सा है, ठीक। भक्ति काल के बारे में है ये। यहाँ पे भक्ति काल का जो प्रारंभ है वो अलवार संतों के द्वारा किया गया था, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कामरूप के प्रसिद्ध संत जो है शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये भी सही है। विशिष्ट द्वैतावाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था, ये भी सही है। ये कहाँ से थे, इनका मिलान करने के बारे में पूछ लेता है, ठीक, तमिलनाडु से। अगला यहाँ पे कह रहा है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन में माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था, तो जो पुष्टि मार्ग का दर्शन है ना उसको माधवाचार्य ने यहाँ पर बता रहा है कि प्रतिपादित किया था, तो ये गलत हो जाएगा, ये वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है, वल्लभाचार्य। यहाँ पे वल्लभाचार्य
ने प्रतिपादित किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि यात्रियों के भारत आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अलबरूनी आया था, ठीक है। सबसे पहले अलबरूनी आया था, फिर उसके बाद यहाँ पे इब्ने बतूता आया था, फिर आपका अब्दुल रज़ाक आया था, ठीक। ये आपका 3 हो जाएगा, फिर मनूची आया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए, जो आपका अलबरूनी है ना, जो अलबरूनी है ये गजनी के समय आया था भारत पे, जब गजनी आक्रमण किया था। महमूद गजनवी महमूद गजनवी महमूद गजनवी जब आया था तो ये इसी के साथ आया था, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ ही आया था। अब यहाँ पे जो अब्दुल रज़ाक है, इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जो अब्दुल रज़ाक है, तो ये आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। कब आया था, तो देवराय द्वितीय का जब शासनकाल था तभी ये आया था, ठीक है, द्वितीय। चलिए इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से कर देते हैं ताकि यहाँ पे साफ दिख जाए। ये हो गया। अब इब्ने बतूता के बारे में, इब्ने बतूता के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। ये कब आया था, तो जो इब्ने बतूता है ये आपका, तो ये किसके समय आया था, तो ये तुगलक के समय आया था, ठीक है। और ये तो आपका वेनिस यात्री था, सभी लोग जानते होंगे, वेनिस यात्री था। चलिए तो इसका जो क्रम है वो उसको मिल गया यहाँ पे सही आंसर, इसका आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। किसके बारे में प्रश्न कह रहा है, तो संविधान सभा के बारे में। इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो भैया ये गलत हो जाएगा। उस समय वयस्क मताधिकार कहाँ से होगा, पहला गलत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, सही है। बहुदलीय संरचना थी, ये भी सही है। और ये कह रहा है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी सही है, ठीक है। तो 2, 3, 4 डी में दे रखा है, डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि राज्यों के गठन के बारे में यहाँ पर कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो नागालैंड सबसे पहले बना था, फिर हरियाणा बना था, ठीक है। तो 1, 4 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद नागालैंड के बाद हरियाणा बना था, हरियाणा के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो मणिपुर बना था, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, मिजोरम यहाँ पर चौथे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इन लोगों का समय जो लिखना है इसको लिख लीजिए, अगर लिखना है तो ये आपका 1 दिसंबर, यहाँ पे सही से लिख लीजिए, 1 दिसंबर 1963 ये आपका नागालैंड बना था, ठीक है। हरियाणा 1 नवंबर 1966, 1966। अब मिजोरम के बारे में यहाँ पे लिखना है तो पहले मणिपुर के लिख लीजिए, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972। और यहाँ पे क्या रह गया, तो मिजोरम, ये आपका 1987 में बना था, 1987 में, ठीक है। तो इसको मिला लीजिएगा। इसका अगर हम लोग सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पे मिलान करना है, संविधान का अनुच्छेद और विषय दिया गया है। इसको देखिए, अनुच्छेद 40, 44, 39 है, 50 है, इसको मिला लीजिएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये सभी लोग वैसे कर लेंगे, अनुच्छेद तो सभी लोगों को याद ही होगा। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दंड दिया गया था, दोहरा दंड, उसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो उसका अर्थ क्या है। तो दोहरे दंड का अर्थ यहाँ पे क्या है, इसको पूछ रहा है। अनुच्छेद 20 की धारा 2 में ये दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है कि किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी सभी लोगों को पता ही होगा, अनुच्छेद सीधे सीधे इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है। जो भारत में संसदीय प्रणाली चल रही है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो भैया यहाँ पे कह रहा है कि निचले सदन का विघटन ना होना। यहाँ पे जो निचला सदन है उसका विघटन नहीं होता है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यही गलत हो जाएगा। निचला सदन देखिए, उच्च सदन तो आपका राज्यसभा हो जाएगा, निचला सदन आपका लोकसभा हो जाएगा, तो लोकसभा का विघटन होता है और यहाँ पे दिया है कि नहीं होता है, तो यही कथन गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा इसके कारण ये है कि निवारक निरोध जो विषय उसे संबंधित संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, तभी दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया, एक तरफ जनजाति दिए गई, दूसरी तरफ यहाँ पे क्षेत्र दिए गए, इसको मिलान करना है। अब यहाँ पे देखिए, जो यूमा जनजाति है ये कहाँ संबंधित है, तो ये मैक्सिको से संबंधित है। ये एक अगर आप लोग याद होगा तो इसी से आंसर निकल आएगा, ठीक है। बाकी अन्य
याद करना उतना आवश्यक नहीं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो इंका है ये आपका दक्षिण अमेरिका में, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये लगभग अगर दक्षिण अमेरिका में जो पेरू है वहाँ से संबंधित है इंका सभ्यता। तो यहाँ पे सी में दो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पहला है यूमा जनजाति मैक्सिको में निवास करती है। यहाँ से अगर आप लोग पता करेंगे तो ये सीधे सीधे इसका आंसर आपका बी निकल आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि स्थानीय पवन दी गया है, यहाँ पे क्षेत्र दिया गया, बताना कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, तो जो गिबली है वो कहाँ दे रखा है, तो भैया इराक दे रखा है, ये इराक में नहीं है। अगर गिबली आप लोग पढ़े होंगे तो गिबली से नाम याद कर लीजिए, इसका लीबिया है, लीबिया उल्टा करेंगे तो आपका लीबिया ही आ जाएगा। ठीक है, बाइज जनजाति ये स्विट्जरलैंड में निवास करती है, ये हाँ ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में निवास करती है, ये सही हो जाएगा। सामल जो जनजाति है ये आपका कहाँ पे निवास करती है, तो इराक में, इराक में निवास करती है। और हबूब कहाँ पे है, तो हबूब सूडान में है। ठीक, कहाँ पे, तो सूडान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय तापमान अरब सागर की खाड़ी की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, अतः चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें पानी जल्दी गर्म हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि औसत जो इसका तापमान है, सतह का तापमान अरब सागर की जो तापमान है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो अपेक्षाकृत अधिक है, इसीलिए यहाँ पे चक्रवात वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो ये सही हो जाएगा। इसका कारण ये है कि समुद्री सतह का तापमान और आर्द्रता चक्रवातों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन ये गर्म क्यों हो रहा है उसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये चक्रवात आता कहाँ, मतलब कैसे है, तो सतह का जब तापमान गर्म हो जाता है ज़्यादा तो उसके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक बनता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखें तो इसमें पूछ रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक है, और उत्पत्ति यहाँ पे पूछ रही है, उत्पत्ति अधिक होती है, तो यही कारण है कि उत्पत्ति अधिक होती है, तो इसका सही आंसर जो है कि आपका ए बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है, तो जो आपका तटीय जो महासागरीय, यहाँ पर अगर देखा जाए जो महासागरीय शेल्फ वगैरह होते हैं जहाँ से मतलब कि जैसे कि किसी देश का तट जब समाप्त होता है, जैसे भारत का तट यहाँ पे अगर ऐसे समाप्त हुआ तो ये जो शेल्फ है ना महासागरीय शेल्फ, यहीं पर लगभग देखा जाए तो ज़्यादातर आपका जीवाश्म वगैरह पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महासागरीय शेल्फ। ठीक है, डी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो कैसे गर्म होता है, जो पृथ्वी से विकिरण वापस जाता है ना इससे वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का विकिरण है वो धरती पर आती है, तो उसके लिए जो वायुमंडल है वो आपका देखा जाए तो पूरी तरीके से पारदर्शी होता है, लेकिन जब नीचे से गर्म होकर के ये जब ऊपर जाता है तो उसके लिए अपारदर्शी होता है, और इसी कारण धरती गर्म भी होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, एक तरफ जल संधि और इसकी अवस्थिति दी गई है, इसको क्या करना है, तो मिलान करना है। ठीक है, अब हरमुज जल संधि सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पर संबंधित है, तो ये फारस की खाड़ी ओमान से संबंधित है, तो डी में 3 कहीं मिल रहा है, देखिए भैया ये तो डी में 3 कई जगह मिल गया। ठीक है, ये हो गया। और फार्मोसा की जो जल संधि है ये तो शायद नहीं पता होगा, सोया जल संधि पता है, जापान सागर और यहाँ पे ओखोत्सक जो सागर है उसके बीच में है, तो ये आपका ए में 2 चला जाएगा, ए में 2 यहाँ पे 2 जगह मिल गया। ठीक है, अब सुगारू जल संधि को देख लेते हैं, जापान एवं प्रशांत महासागर के मध्य ये स्थित है, तो ये आपका 4 में चला जाएगा, तो बी में 4 यहाँ पे मिल रहा है, सही आंसर इसका क्या बन जाएगा, तो सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, किसके बारे में, तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में सही कथन बताना है। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और इनका प्रवेश भारत में पूर्वी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपका पूर्वी जेट प्रवाह के द्वारा नहीं, पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा ये आपका भारत में प्रवेश होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा ये भारत में प्रवेश करता है, तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन यहाँ पे सही, तो सही आंसर क्या बन जाएगा, तो सही आंसर इसका ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जो वायु राशि है उसके बारे में उत्पत्ति के लिए कुछ आवश्यक चीजें नहीं, क्या वायु राशि की उत्पत्ति में आवश्यक नहीं है इनमें से। ठीक है, तो वायुमंडलीय अस्थिरता, वायुमंडल स्थिर रहेगा तभी यहाँ पर देखा जाए तो ये बनता है, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा, पहला ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर तो ए ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विस्तृत समान स्वभाव वाला क्षेत्र पाया जाएगा, वायुमंडलीय स्थिरता पाई जाएगी। ठीक है, ये दोनों सही है। पूछा था कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है। इजराइल के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं और गलत कथन बताना है। ठीक है,
देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि यह रूम सागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इजराइल रूम सागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो भैया रूम सागर के, ये देखा जाए तो पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, ये पहला ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका पश्चिमी तट न होकर के पूर्वी तट पर स्थित है, तो पहला कथन गलत है। इसकी राजधानी यरूशलेम में सही है। उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, तो भूमध्य सागर के तट पे तो यहाँ पाई जाएगी, ठीक है। और अगला यहाँ पर देखें तो जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी में स्थित है, तो हाँ ये रिफ्ट घाटी में ही स्थित है। यहाँ पे गलत पूछ रहा था तो केवल एक गलत हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर आपका सी बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लाप्लाटा का जो मैदान है उसके बारे में गलत कथन यहाँ पे बताना, ठीक है। आप लोग दक्षिण अमेरिका देखे होंगे, यहाँ पे जो आप लोग नीचे अगर देखे होंगे तो लाप्लाटा का मैदान ये पाया जाता है, ब्राज़ील का पठार है उसी के नीचे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार है, उसी के नीचे लाप्लाटा वगैरह का मैदान पाया जाता है। यहाँ पे पराना और पराग्वे दोनों नदियाँ ही बहती हैं, तो उसके बारे में गलत कथन बताना है। कह रहा है कि इस मैदान का निर्माण ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये सही हो जाएगा, ओरोनिको और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बनाया गया है। और कह रहा है कि इस मैदान में पंपास नामक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ओरिनिको नदी नहीं है यहाँ पे, ये ओरिनिको नदी नहीं है भैया। अभी तो मैंने बताया कि यहाँ पे पराना और पराग्वे नदी है ना, तो ये तो पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। और ये मैदान जो है ना शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आता है, तो ये तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। इस प्रश्न में गलत पूछ रहा था ना, तो गलत केवल एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ खनन, यहाँ पर दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है, इसको मिलान करना है। तो कुछ नाम सुना यहाँ लग रहा है, यहाँ पे हिडाल्गो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, माउंट ईसा है और बोको है। ब्रिटिश कोलंबिया आप लोगों ने सुना होगा, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कनाडा में स्थित है। यहाँ पे लेके जाइए बी में एक यहाँ दो जगह मिल रहा है। और जो बोको है ये गिनी में स्थित है, तो डी में आपका क्या हो जाएगा, तो डी में 3 हो जाएगा। डी में 3 से यहाँ पे मिल रहा है, सी इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखिए, कह रहा है कि अफ्रीका के विक्टोरिया जो जलप्रपात है उसके बारे में यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये तो सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जिम्बाब्वे की सीमा पर है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जिम्बाब्वे की सीमा पर है, न कि मोजाम्बिक की सीमा पर। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो केवल एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पे मिनास जो गिराइस है वो किस देश में स्थित खनिज भंडार है, तो सीधे सीधे रटने वाला प्रश्न है, ये आपका ब्राजील में स्थित है, डी सही आंसर है। आगे इसमें कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो सीमा बनाने वाले क्षेत्र है उसमें दक्षिण से उत्तर का सही क्रम क्या है, नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर जाना है। तो नीचे तो मन्नार की खाड़ी आएगी, फिर एडम ब्रिज आएगा, फिर पंबन द्वीप आएगा, फिर पाक की खाड़ी आएगी। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, तो बी इसका सही आंसर भी है, ठीक, बी इसका सही आंसर है। नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ पे भारत है ऐसे, यहाँ पे श्रीलंका है ऐसे जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि ये पंबन एडम ब्रिज वगैरह है, तो यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी है ये, ठीक है, एडम ब्रिज है, ठीक है, फिर पंबन द्वीप है, फिर ये तो पाक की खाड़ी है स्थित। तो आप लोग पता चल गया होगा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब मुख्य नदी की ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिसे प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो ऐसी नदियों के निर्माण को किस क्रम में रखा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जैसे नदी बह रही है, कोई नदी ऐसे आके ऐसे से मिल गई है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, तो इसे कंटकीय प्रवाह प्रतिरूप बोला जाता है, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, जैसे कि इसमें अगर एग्जाम्पल में देखें तो जो नेपाल में कोसी नदी बहती है ना, उसकी एक सहायक नदी है वरुणा। जैसे कोसी नदी है, यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो थोड़ा सा लिख लीजिए, ताकि कोसी की सहायक एक नदी है वरुणा, ठीक है, उसी ये आपका देखा जाए तो कंटकी अपवाह प्रतिरूप का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत तो तांबे के उत्पादन में कहा रहा है कि यहाँ पे आत्मनिर्भर है, तो भैया आत्मनिर्भर कब से हो गया, ये पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन इसमें मतलब जो कारण है इसका सही होगा, क्योंकि इसमें ये गलत होगा तो एक पक्का सही होगा, ठीक है। दूसरा इसमें कह रहा है कि भारत में तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और तांबे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान राज्य में है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगर हम इसका सही आंसर देखें तो
यहाँ पे डी सही है, ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि भारत के संदर्भ में तट से समुद्र की ओर अगर जा रहे हैं तो सही क्रम क्या आपको मिलेगा, ठीक है, किसी के भी संदर्भ में जाइए, भारत के ही नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका आधार रेखा मिलती है, फिर क्षेत्रीय सागर मिलता है, फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र मिलता है, ठीक है। तो ये 3 आपको देखने को मिलते हैं, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे भारत के मान लीजिए कि ये पश्चिमी तट है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आधार रेखा या कटी-फटी ऐसे होती है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद खुला सागर होता है, ये क्षेत्रीय वाला, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रीय सागर। फिर उसके बाद ये 200 मील तक होता है, 200 मील के जब आगे बढ़ेंगे तो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। हाँ, हो जाती हैं, क्योंकि जब तराई यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले भाबर आता है, फिर तराई, फिर आपका खादर आता है। जो क्षेत्र है निमाला से नदियाँ उतरती हैं तो वो बनता है ना मैदान वगैरह, तो उसी में कह रहा है कि जो भाबर होते हैं ये बड़े-बड़े पत्थरों के से ढके होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका कारण ये बता रहा है कि इसमें यह प्रदेश में पारगम्यता अधिक होती है, ठीक है, पारगम्यता अधिक होने के कारण ही यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि एक ही फर्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य एक साथ अगर होता है तो उसको मिश्रित कृषि बोला जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये सही है। अगला कह रहा है कि पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलन में गरीबी मिटाने के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी। ये आपका देखा जाए तो स्टॉकहोम में तो नहीं की जाएगी भैया, मॉन्ट्रियल में, यहाँ पे कनाडा में तो का ओजोन वगैरह के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 2004 में हुआ था, ये आपका औद्योगिक प्रदूषक पर रोक लगाया गया था, जैसे जैव कीटनाशक वगैरह है उन सभी पर रोक लगाया था। मॉन्ट्रियल तो कनाडा में सभी लोग जानते हैं। ये किसके लिए था भैया, तो मॉन्ट्रियल आपका जो 2005 में हुआ था, पर्यावरण कोष बनाने और यहाँ पे विकसित तकनीकी हस्तांतरण का निर्णय लिया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे नई दिल्ली में जो आपका सम्मेलन हुआ था वो 2002 में हुआ था, ठीक है। चलिए ये 3 हो गया, इस 3 के बारे में जानिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें गलत आपका क्या हो जाएगा, तो बी गलत हो जाएगा। मतलब कि गलत इसलिए कि यहाँ पे इन दोनों में नहीं, यहाँ पे जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन है उसमें विश्व एकजुटता कोष का स्थापना किया गया था, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मूल राशि दी गई है और मूल मात्रक दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो विद्युत धारा एम्पियर से सभी लोग को पता ही होगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो आपका माफ कीजिए, यहाँ पे जो ज्योति तीव्रता ये आपका कैंडला से मिल जाएगी, ठीक है। और ताप सभी लोग पता है कि एम्पियर तो विद्युत धारा है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो ताप है वो केल्विन में होगा, केल्विन आपका ए में दे रखा है। द्रव्यमान आपका किलोग्राम में होता है। ये इजी सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग मिला लेंगे, यहाँ पे बी सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है इसके, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसके वैज्ञानिक नाम वगैरह दिए गए, जैसे कि 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी, ठीक है। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका देखा जाए क्या हो जाएगा, तो थायमीन विटामिन बी हो जाएगा, माफ़ कीजिए, यहाँ पे कैल्सीफेरॉल तो नहीं हो, यहाँ पे टोकोफेरॉल नहीं होगा, विटामिन ई आता है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें रेटिनॉल नहीं होगा, और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी टोकोफेरॉल दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर आपका सी बन जाएगा, थायमीन, बायोटिन, फोलिक एसिड, ठीक, सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैव मंडल रिजर्व और राज्य दे रखा है, तो इसको मिलान करना है। शेषाचलम कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। नौकरी आपका कहाँ पे है, तो मेघालय में। और शिमलीपाल कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में। इसको मिला लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया उसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सामान्य मानवीय आँख किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है, तो ये केवल रटने वाला प्रश्न है। 390 से लेकर के 780 जो आपका एनएम है उसके बीच के जो प्रकाश होता है उसको मानव जो आँख होती है वो सीधे सीधे देख सकती है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कीस्टोन प्रजाति कौन सी है इनमें से, तो जो कीस्टोन प्रजाति है
ये आपका मधुमक्खियाँ हो जाएँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मधुमक्खियाँ अगर समाप्त हुई तो जो धरती है उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद जो खाद्य पदार्थ वगैरह हैं वो नहीं मिल पाएँगे, ठीक है। अब फ्लैगशिप प्रजातियाँ क्या है, तो जो आपका विशाल पांडा ये फ्लैगशिप प्रजाति में आता है। और बाघ तो भैया अम्ब्रेला में, सांकेतिक प्रजाति आपका क्रोफिस आ जाएगी, इसको मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर आपका सीधे-सीधे यहाँ पर मिल जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि धुएँ का जो घनत्व है वह मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है, डी सभी लोगों को पता ही होगा। अगला कह रहा है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं और ये शरीर में सभी स्थानों पर अपना कार्य करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो सभी स्थानों पे अपना कार्य नहीं करते हैं, यहाँ पे गलत आपका हो जाएगा दूसरा वाला, पहला सही है। देखिए, अगर आप धी आईएएस का टेस्ट फॉलो कर रहे होंगे 8-9, तो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोपेन के अनुसार जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जलवायु है, इसको रट लीजिए भैया। CWG प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, कोपेन ने बताया था। ये भी प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना कौन सा कारण है, तो इंद्रधनुष अगर हम लोग देखा जाए किस कारण से बनता है, तो ये आपका परावर्तन के कारण बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, TIR होता है, और इसमें अपवर्तनांक द्वारा ये देखा जाए तो विक्षेपण होता है। सभी सही हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकेत के बारे में यहाँ पे क्या बताना है, गलत कथन बताना है। निकेत के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, कह रहा है निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था, ये भी सही हो जाएगा। एक निकेत में पौधे एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां व उपजातियां एक साथ निवास करती है, तो भैया ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कह रहा है कि सूक्ष्म निवास होता है, तो इसमें केवल एक ही जीव का निवास होता है, ठीक है। बस इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे जो सी आंसर दिया गया यही गलत है। आगे कह रहा है कि किसी भी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है, तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, पूरक मतलब कि अलग होती है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर आपका सी है, क्योंकि गलत पूछ रहा था। अगला यहाँ पे कह रहा है कि PBWRS वस्ट, यहाँ पे गेहूं की देखा जाए तो एक नई किस्म है, तो ऐसे प्रश्न अगर आए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसे चेन्नई के कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया था, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये आपका पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा, पंजाब का जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पे केवल पंजाब लिख लीजिए, ठीक है। पंजाब का जो कृषि विश्वविद्यालय उसके द्वारा बनाया गया था, सही पूछा था, तो केवल एक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, हाँ ठीक है, कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी पचाने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा स्पष्ट रूप से। यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक तरफ न्यूट्रॉन यहाँ पर और खोजकर्ता के बारे में दे रखा है। तो जो न्यूट्रॉन है, जेम्स चैडविक, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है, तो 2 यहाँ पे देखा जाए तो सब में मिल रहा है भैया, तो या तो ये तो हो गया। आगे देख लेते हैं, जो पॉजिट्रॉन है उसकी, न्यूट्रॉन की खोज सभी लोग जानते हैं कि पॉली ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, तो यहाँ पे डी में 3 मिलाई है, डी में 3 2 जगह है। चलिए, इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज जो है आपका कार्ल डी एंडरसन ने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, सी में एक यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, तो बी सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, बताना है जनगणना परिदृश्य और जिले, ठीक है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो ये आपका कहाँ पे होगी भैया, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत तो आपका देखा जाए तो ये आपका श्रावस्ती में होगी, ठीक है। न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत श्रावस्ती में होगी, और सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या ये आपका सीतापुर में पाई जाएगी, अनुसूचित जनसंख्या, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बी में 1 चला जाएगा, बी में 1 यहाँ पे 2 जगह है, और ए में आपका 4, ए में 4 यहाँ पर है, तो ये तो सही आंसर मिल गया, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी बन जाएगा। आप लोग उसको मिला लीजिएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला अगर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछा था तो बागपत हो जाएगा। सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ पर है, तो कानपुर नगर में, ठीक है। चलिए, थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में जो खारे पानी की झील पाई जाती है उसका नाम यहाँ पे मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो इसका नाम आपका सांभर झील हो जाएगा। थार मरुस्थल के पूर्वी वाले भाग में पाई जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इस पर विचार करना है और बताना है कि आपका सही कथन कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि प्रतिशत दर कितनी है, तो यहाँ पे बता रहा है आपका 20.23%, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कानपुर नगर में हुई थी, तो यही गलत है, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में हुई थी, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला पहला सही पूछा था, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
सवाना प्रकार की लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं तो तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सही सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो यूपीपीसीएस आयोग के अध्यक्ष हैं उनको कैसे हटाया जाएगा, ये इसमें प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो उच्चतम न्यायालय यहाँ पे जांच करेगा जो है कि, और इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, शपथ वगैरह यहाँ मतलब कि जो हटाने का कार्य है ये राष्ट्रपति ही करता है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। जांच यहाँ पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो अनुच्छेद 137 है इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात कुछ यहाँ पर देखा जाए तो अयोग्य अगर अर्हताएं हैं उस पर अनुच्छेद 37 के अंतर्गत राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखना है तो 137 लिख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है राज्य वालों का तो 6 और 62 वर्ष होता है। ठीक, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 65 साल अगर देखा जाए तो ये आपका यूपीपीसीएस जो यूपीएससी आयोग है मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग उनसे संबंधित होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे 6 और 62 है राज्य लोक सेवा आयोग से, इसे समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राज्य में 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 ओर से भारतीय राज्य से घिरा हुआ राज्य नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है, सिक्किम। अगला कह रहा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। ठीक है, कारण इसका ये बता रहा है कि पृथ्वी वक्राकार है, ये भी सही है। ठीक, अगर पृथ्वी वक्राकार नहीं होती तो यहाँ पे जो सैटेलाइट वगैरह लगाई जाती है तो ये पूरी तरीके से इसको कवर कर लेता है, लेकिन अगर यहाँ पे वक्राकार है तो यहाँ पे कोई जब क्षेत्र रहेगा तो ये यहाँ पे रहेगा तो ये नहीं आएगा ना, मतलब कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ पाएगा। तो वही इसका सेम रीजन है कि पृथ्वी वक्राकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूपीएसआईडीसी, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका मुख्यालय अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है इसका मुख्यालय कानपुर में होना चाहिए। ठीक है, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विंड पावर में ऊर्जा क्या होती है, तो देखा जाए तो जो हवा से गतिज ऊर्जा को यहाँ पर देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पवन चक्की होती है वो हवा से घूमती है, गति करती है और यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक नृत्य और राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, बताना कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें बताना है सही सुमेलित, तो यक्षगान आपका कर्नाटक से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। जो छऊ है, छऊ आपका उत्तराखंड से न होकर के यहाँ पर देखा जाए तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड, तो ये गलत हो जाएगा। बिहू सभी लोग पता होगा कि ये आपका असम से संबंधित है। ठीक है, और मुखौटा नृत्य कहाँ पर होता है, तो मुखौटा अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल में होता है, तो सब गलत हो जाएंगे। सही पूछा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज इसको किसको बोला जाता है, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को बोला जाता है। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि झील कातिल किसे बोलते हैं, तो जो अम्ल वर्षा होती है बिना किसी रीजन के इसको झील कातिल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। जो H2 माफ कीजिए यहाँ पे H2SO4 ये वर्षा सल्फर वाली वर्षा अगर हो जाती है तो यहाँ पर देखा जाए तो झील में जो यहाँ पे छोटे छोटे जीव वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसको झील कातिल बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए, सही कथन बताना होगा। इन्होंने 1821 में हिंदी भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। हिंदी भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो संवाद कौमुदी है यहाँ पे 1821 में इन्होंने किस भाषा में इसको छापा था, तो ये बांग्ला भाषा में छापा था, बांग्ला में। ठीक है, बांग्ला भाषा में छपा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला ही गलत है। संवाद कौमुदी हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था, तो मिरातुल अखबार का जो प्रकाशन है ना वो आपका फारसी भाषा में किया गया था, तो दूसरा कथन सही होना चाहिए। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जननांग जो संक्रमण है उसकी किस अवस्था में जन्म दर उच्च होने के साथ साथ मृत्यु दर में कमी आती है। तो देखिए पहला अगर होता है तो इसमें देखा जाए तो जन्म दर भले अधिक ना हो लेकिन मृत्यु दर अधिक होता है। लेकिन जब दूसरा आता है, दूसरी अवस्था, तो उसमें जन्म दर क्या होता है तो बढ़ता है और मृत्यु दर थोड़ी सी उसमें कमी आती है। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा चरण होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। इसमें निम्न जन्म दर होता है और निम्न मृत्यु दर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि समिति दिया गया है और यहाँ पे इससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें अगर हम लोग मिलाएं, जैसे कि आपको याद होगा मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है, तो ये हथकरघा से संबंधित है, लगभग सभी लोगों को याद ही होता है। तो सी में यहाँ पर 4, सी में 4 3 जगह दे रखा है, तो भैया तो थोड़ा गड़बड़ है। चलिए और देख लेते हैं। राकेश मोहन समिति के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। तो राकेश मोहन समिति ये आपका आधिकारिक संरचना जो वित्तीय क्षेत्र होता है उससे संबंधित है, तो ये आपका 3 में चले जाएंगे। ठीक है, तो डी में 3 2 जगह दे रखा है। चलिए यहाँ में अगर और आगे बढ़े हम लोग, तो नायक जो समिति है ये आपका लघु उद्योग से संबंधित है, तो यहाँ पे ए में 2 लेके आइए, ए में 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो सही आंसर तो निकल गया ए। ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत से निकला है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ए यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। चलिए सेंसेक्स में यहाँ पे शामिल क्या होता है, तो जो बॉम्बे एक्सटेक्स की जो 30 आपका देखा जाए तो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं वो ही इसमें शामिल होती हैं। तो ये 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा नाम इसकी, मतलब कि 30 जो अंक है इसको याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगला यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए और यहाँ पे बताना है आपको मिल्की क्या हो जाएगा, तो सही कौन सा है। तो बिंदी बलिया से संबंधित है, सभी लोग जानते होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। और सजर स्टोन जो क्राफ्ट है ये आपका बांदा से संबंधित है, ये भी सही है। जूट वाला हैंगिंग, ये अगर देखा जाए तो जूट वाल हैंगिंग जो है ये आपका गोंडा में न होकर के गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपका गाजीपुर में स्थित है और गाजीपुर इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, गाजीपुर में स्थित है। तरकसी वाला आपका यहाँ पे बता रहा है कि मिर्जापुर में स्थित है, तो ये मिर्जापुर में न होकर के मैनपुरी में स्थित है। ठीक है, ये आपका मैनपुरी में स्थित है। तो 2 और मतलब 3 और 4 गलत हो जाएगा। क्या पूछा था, सही पूछा था, तो 1 और 2 पूछा था सही, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि मस्टर्ड जो गैस होती है वो रासायनिक इसका नाम क्या है, तो सिंपल सा है, इसको आप लोग रटे होंगे, माफ कीजिए डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड इसका नाम है। ठीक, ये इसका सही आंसर है, आप लोग रटे होंगे इसको। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो भैया ये वक्रता के अगर देखा जाए तो ये वक्रता के केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में बात हो रही है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो कोई वस्तु अगर बनेगी तो यहीं पर बनेगी, कहाँ पे, इसके केंद्र पर बनेगी। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, वक्रता के केंद्र पर बनेगा। अगला यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार जो निगम उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये रटने वाला प्रश्न है, 1978 में किया गया था, सीधे सीधे रट लीजिए इसको। ठीक, अगला यहाँ पे कह रहा है कि कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण इनमें से नहीं है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण इसमें पूछ रहा है, पूर्णतः विकसित आधारभूत संरचना भारत की है क्या, नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर्याप्त पूंजी का अभाव, ये सही है। प्रति व्यक्ति आय में यहाँ पे देखा जाए तो निम्न, ये भी सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि दोषपूर्ण संपत्ति वितरण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा था तो यहाँ पे क्या है आपका सी। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, बताना एक सत्य कथन कौन सा है। यह पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अनुशंसा प्रदान करता है, तो सही है। ये पिछड़ी जातियों की पहचान भी करता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये पिछड़ी जातियों की पहचान करता है कि नहीं, तो करता है, दोनों सही है। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ता है, तो जब एलर्जी होती है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका सीरोटोनिन जो है मतलब कि ये बॉडी से निकलने लगता है अधिक मात्रा में, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि सहारनपुर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल है पूछ रहा है ना, तो ये जालौन है, इसमें कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 काटिए, तो 3 निकाल देंगे बाहर, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये आपका 11, रट लीजिए इसको। यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। अगर हम लोग इसको देखें तो आपका यहाँ पे कैरोटिड जो धमनी है इससे आपका मस्तिष्क मिल जाएगा। ठीक है, और रीनल जो धमनी है, रीनल धमनी, इससे आपका वृक्क मिलता है। ठीक है, तो ए में आपका 3 और डी में आपका 4,
3 और 4 ठीक मिल तो गया, यहाँ पे डी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे कोरोनरी जो धमनी होती है ये आपका हृदय से संबंधित है, और मेसेंट मेसेंट्रिक जो धमनी है ये आपका आहारनाल से संबंधित है। ठीक, हाँ तो चलिए मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल उस समय क्या होगी? तो देखिए अगर देखा जाए तो ये बढ़ जाएगी। ठीक, वायु में अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ गया तो ध्वनि की चाल ये बढ़ जाएगी, और यहाँ पर दिया है, हाँ ठीक है बढ़ जाएगी। अब कितना बढ़ेगी भैया, यहाँ पे ये नंबर भले याद ना हो लेकिन बढ़ जाती है, तो यहाँ से आपका ए आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी पूंजी कौन प्रदान करता है? तो कौन सी संस्था इसके लिए पूंजी प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम प्रदान करता है। बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, शायद ये गलत हो लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान इसको देखा जाए तो पूंजी प्रदान करती है। ठीक, विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? सीधे रटने वाला प्रश्न है, तो ये अक्टूबर 1958 में किया गया था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे जालसाजी करके, यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। किसी के साथ जालसाजी करके उसके महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये सीधे भैया ये आपका फिक्सिंग कहलाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो मानव शरीर में कौन सा यौगिक संग्रहित नहीं रहता है? तो आपका अमीनो जो एसिड होता है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जो आपका अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला कह रहा है कि फेफड़े में जो गैसीय विनिमय होता है वो आपका एल्वोलाई के उस स्थल पर होता है। ठीक है, एल्वोलाई वहाँ पर होती है। फेफड़ों में गैसीय जो विनिमय होता है उसका स्थल आपका एल्वोलाई कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका डी हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, डी इसका सही आंसर है। अगला कह रहा है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस का अधिवेशन और इसके अध्यक्ष, तो 1936 में आपका लखनऊ में हुआ था अधिवेशन। नेहरू जी इसकी अध्यक्षता किए थे, सही है। इलाहाबाद में विलियम बेडरबर्न किया था 1910 में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला गलत है। और तीसरा कह रहा है कि मेरठ में जेबी कृपलानी जी ने अध्यक्षता की थी। सब यूपी का है। बनारस में आपका गोखले जी ने किया था, ये भी सही है। गलत पूछ रहा था तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, विलियम बेडरबर्न ने किया था। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, लिख लीजिए एक बार, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे बेडरबर्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए, बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। 1836 में यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत कहलाया जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि 1836 में जो उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाया जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में था, तो इसका अगर हम लोग यहाँ पर मुख्यालय इलाहाबाद में उस समय नहीं था जब 1836 में बना था, तो इसका मुख्यालय उस समय अगर देखा जाए तो मुगल वगैरह ज़्यादातर मतलब अवध वगैरह ज़्यादा नाम था, तो ये आपका इसका जो आपका मुख्यालय होगा वो आगरा में होगा। ठीक है, आगरा में, आगरा उसमें प्रांत नाम ही था, तो पहला गलत हो जाएगा। इसका जो पहला यहाँ पे देखा जाए तो संयुक्त प्रांत नाम का पड़ा तो 1937 में पड़ा। दूसरा कथन सही है, सही पूछा था तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया तथा उसके उत्पन्न बालक को वैध घोषित कर दिया गया? तो ये 1856 का जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था उसी के द्वारा ये चीज़ें हुई कि कोई भी अगर देखा जाए तो विधवा का विवाह होगा तो वो वैध मान लिया गया, और उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा उसको भी यहाँ पर देखा जाए तो वैध घोषित कर दिया गया था। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ये 1856 में हुआ था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के महत्वपूर्ण प्रयासों से ये हुआ था। इसके बारे में भी आप सभी लोगों को जानते होंगे। ठीक, चलिए क्रेब्स चक्र क्या होता है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कोशिका द्रव्य में, ये आपका देखा जाए तो कोशिका द्रव्य में होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपका देखा जाए तो क्रेब्स चक्र जो है ना वो ऑक्सीश्वसन क्रिया है ये, और देखा जाए तो कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये आपका पूछ रहा है इसमें कितने कथन सत्य हैं। चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। क्रेब्स चक्र जो है ना ये आपका
ऑक्सी श्वसन क्रिया है, ये आपका देखा जाए तो कोशिका द्रव्य में होता है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ये कोशिका द्रव्य में ना होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ग्लूकोज को पाइरोबिक एसिड में परिवर्तित करता है, तो ये अगर देखा जाए तो पाइरोबिक जो एसिड होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में परिवर्तित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक, जो क्रेब्स चक्र है। तो यहाँ पे सही पूछ रहा था कितने कथन सत्य कितने कथन, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ऐसे अगर प्रश्न आएंगे तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे पहला और चौथा कथन जो है कि सही है, गलत कथन आपको दूसरा तीसरा था, और इसमें 2 कथन सही है 2 कथन गलत है। तो सही पूछ रहा था कितने कथन सत्य हैं, तो 2 कथन सत्य हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी सही आंसर है। आगे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के निर्विवाद खोज करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो दोनों सही है, ठीक है, 87 का आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है उपयुक्त सभी की किस पंचवर्षीय योजना में ये प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुए थे सब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में सब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो 88 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न उसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण से संबंधित कुछ यहाँ पे देखा जाए तो अधिनियम दिए गए हैं, उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो जैव विविधता अधिनियम सभी लोगों को पता होगा कि ये आपके 2002 में आता है। वायु प्रदूषण जो अधिनियम है ये आपका कब आता है, तो वायु प्रदूषण इसमें है, ठीक है। जो आपका प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम है ये आपका 1987 में आता है। वन संरक्षण अधिनियम कब आता है, तो वन संरक्षण अधिनियम ये आपका 1980 में है, ठीक है। और आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए तो वन्य जो आपका जीव संरक्षण ये आपका 1972 में आएगा, ठीक है, 1972 में आएगा। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, इसको जो सही आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, तो बी बन जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है, तो ये अंतर्गत की गई है आपके नाबार्ड की, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, नाबार्ड के अंतर्गत की गई है। और कब की गई थी, तो 1995 में, ठीक, 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि नीति आयोग पूर्णकालिक संगठित यहाँ पे देखा जाए तो ढांचा कौन कौन है इसमें, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। 91 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और अंशकालिक जो सदस्य है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही होती है, ये भी सही है। मुख्य कार्यकारी पद राज्य मंत्री के पद के समक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा। पूर्णकालिक सदस्य कैबिनेट मंत्री के पद के समक्ष होता है, ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, यहाँ पे सही आंसर इसका बन जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल के यहाँ पे लिए राष्ट्रीय उद्यान आपका जो जम्मू कश्मीर का डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माफ कीजिए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डेजर्ट नेशनल पार्क है अगर इसके बारे में जानते हैं तो ये शुतुरमुर्ग के लिए जानते हैं, शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कच्छ का रण तो जंगली गधों के लिए है, जंगली गधा के लिए। और यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये असम वाला, तो हाथी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला यहाँ पे जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है, तो ग्लोबल 500 अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है। ग्लोबल 500 को बोला जाता है, नहीं, ये आपका विटली अवार्ड को बोला जाता है, ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ग्लोबल 500 जो अवार्ड है वो भी पर्यावरण से ही संबंधित है, लेकिन जो ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है वो विटली अवार्ड को बोला जाता है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये जो अवार्ड है ना, रॉयल ग्राफिकल सोसाइटी लंदन के द्वारा दिया जाता है। आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, ये आपका देखा जाए तो फिलिप वक्र से संबंधित है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो संबंध है वो आपका फिलिप वक्र जो है वो बताता है। अगला कह रहा है कि यदि पूंजी खाता धनात्मक है तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। भैया पूंजी खाता अगर धनात्मक हो, पूंजी खाता किस लिए होता है, क्योंकि देखा जाए तो जो कार्य वगैरह होते हैं उसको तेजी से करने के लिए, और इसमें जो
धन होता है वो लगभग हमेशा कम होता है या फिर निगेटिव में होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ही गलत हो जाएगा। धनात्मक पूंजी खाता भविष्य में देयता को सृजित करता है, तो ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो इसका सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो ये भी सीधे सीधे आप लोग को पता होगा कि विनिमय दर में सुधार नहीं होगा, मुद्रास्फीति क्रय शक्ति में कमी आती रहेगी और स्थिर आय समूह वाले वर्ग को हानि होती है। ठीक है, तो ये भी सही सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष के कामकाज हेतु एक नोडल एजेंसी क्या है? इसके बारे में अगर देखें तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय रख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, सी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि समान चुंबकीय झुकाव वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? जो धरती होती है उसके समान चुंबकीय झुकाव वाली जो रेखा होती है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका आइसोगोनिक रेखाएं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तो आइसोगोनिक रेखाएं बोला जाता है। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो आर्द्रभूमि स्थलों में से कौन सा एक ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित धारिके बैराज है? यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। भारत में पेटेंट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो 1970 में पारित किया जाएगा। ठीक, मतलब पारित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ यहाँ पे देखा जाए तो पेटेंट कराई जाती है किसी संस्था के वगैरह के द्वारा या किसी व्यक्ति वगैरह के द्वारा, तो ये 1970 में प्रारंभ हुआ था। ओशिनिया का अभी, हाँ ठीक है, अगला कह रहा है कि ओशिनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश क्रमशः कौन सा है? तो ओशिनिया में कौन कौन से देश आते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो सबसे बड़ा देश तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश आपका नौरू है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ओशिनिया है उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया इत्यादि सभी आते हैं ओशिनिया के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे माइक्रोनेशिया, मलेशिया और मेलानेशिया और यहाँ पे जो पोलिनेशिया ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ पे ओशिनिया पूछ रहा था तो इसमें सभी आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, नौरू सबसे छोटा है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, ये इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नदी बहती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रवाह उत्तर पश्चिम से, ठीक है, उत्तर पश्चिम से यहाँ पर दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक, चलिए ये तो सही हो जाएगा। प्रदेश के मैदानी भागों में समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका अगर हम लोग सही आंसर देखें तो दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे जो इस प्रकार से ढाल अगर है ये बताता कि यहाँ पे ढाल वगैरह है, इसीलिए यहाँ पे ये जो नदी आपका उत्तर पूर्व से यहाँ पे देखा है दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं, तो ये आपका सही हो जाता है। लेकिन कारण गलत बता रहा है। दोनों ही सही है लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कारण यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। तो सही आंसर इसका क्या बन जाएगा? बी इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? तो ये आपका कैलामाइन जो अयस्क है ये सीधे रखने वाला प्रश्न है, जिंक का अयस्क है, ये सही हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इसमें से अगर देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें पूछ रहा है ना, तो इसको अगर देखा जाए तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, बल्कि और अन्य सभी जैसे प्रकाश हो गया, रेडियो हो गया, एक्स किरण हो गया, ये सभी आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक को निकाल देंगे तो शराब पीने की पुष्टि यहाँ पे करने वाले जो परीक्षण किट होते हैं उसमें क्या रासायनिक पदार्थ वगैरह मिलाया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया जाता है, ये तो पता ही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, तो 1 और 3 कहाँ पे दे रखा है? तो ए में दे रखा है। 105 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो निकल करके ए आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी रीजनिंग होगी जिसको सॉल्व करना आवश्यक होगा तो जरूर कर देंगे। ठीक, आगे कह रहा है कि अधोलिखित श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या आएगी? जैसे 3 है, 8 है, 5 है, 7 है, 8 है, 5 है और 12 है। यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी? जैसे कि इसको थोड़ा सा कर देते हैं सॉल्व। 3 से यहाँ पे 5 कर दिया है, 5 से 8 कर दिया है, 8 से 4 कर दिया है, तो यहाँ पे 3 जोड़ रहा है। ठीक है, माफ करिए, यहाँ पे 2 जोड़ रहा है। 3 में 2 जोड़ेगा तो 5 होगा, 5 में 3 जोड़ेगा तो 8 होगा, 8 में यहाँ पर 4 जोड़ेगा तो 12 होगा, 12 में यहाँ पे 5 जोड़ा जाएगा तो 17 होगा। ठीक, यहाँ का तो निकल गया। चलिए ये इसको देख लेते हैं। 8 है, 7 है, फिर 7 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 8 में से 1 कम कर दे रहा है माइनस, तो 7 आ जा रहा है। 7 में से -2 कर रहा है तो 5 आ रहा है। यहाँ पे -3 करेगा तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ठीक है,
-3 करेंगे तो यहाँ पे 5 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, 2 पूछ भी रहा था, तो 2 इसका सही आंसर कहाँ पे दे रखा है, तो ए में दे रखा है, तो ए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, डी और ई टेनिस खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कौन हॉकी और फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलता है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखा जाए ये कैसे होगा, जैसे कि ए बी सी डी और आपका ई, ठीक है। यहाँ पे हॉकी, ए में जो खेलता है हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है और यहाँ पे वॉलीबॉल खेलता है, ठीक है। बी क्या है, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट है, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट है। ये आपका सी क्या है, तो फुटबॉल क्रिकेट और वॉलीबॉल है, फुटबॉल क्रिकेट और वॉलीबॉल है, ये वी होगा ऐसे। और यहाँ पे जो डी है टेनिस, हॉकी और फुटबॉल खेलता है, टेनिस हॉकी और फुटबॉल खेलता है। ई क्या हो जाएगा आपका, तो क्रिकेट वॉलीबॉल और टेनिस है, क्रिकेट वॉलीबॉल और टेनिस है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो तीनों खेलते हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो देखिए हॉकी फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलने वाला खिलाड़ी आपका डी है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, टेनिस हॉकी और फुटबॉल ये तीन खेलने वाला खिलाड़ी आपका डी है, तो सही आंसर इसमें डी आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो 4 संबंधित 5 के अनुपात में हो जाती हैं, तो संख्याएं इसमें क्या होंगी, ठीक है। दो संख्याएं हैं, 5x कर लीजिए और प्लस यहाँ पे क्या कर लीजिए एंड 6x कर लीजिए, इसको मान लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x बट 5x में से 8 घटा देंगे और यहाँ पे 6x में से कितना घटाएंगे, तो इसमें से भी 8 घटाएंगे, ठीक है। बराबर यहाँ पे 4 ऊपर आता है, नीचे 5 आता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, ठीक। अब 8 आ जाएगी तो 5x और 6x में इसको पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या निकल जाएगी, 8 5 40, 8 6 48। तो 40 और 48 कहाँ पे दे रखा है, तो ए में दे रखा है, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये सही है। अगला कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है और उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे प्रश्न आए ना तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आपका रेलगाड़ी की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड तो कितनी है, 36 किलोमीटर 36 किमी प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड है, ठीक। और अगर हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में बदलें तो 36 बट्टे के कितना आ जाए, 36 गुणे 5 बट्टे के 18, यहाँ पे इसको अगर हम लोग चेंज कर लेंगे तो ये आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये मीटर प्रति सेकेंड में आ गया स्पीड, इसकी स्पीड इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब रेलगाड़ी के द्वारा पुल को पार करने में जो समय लगा है वो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये आपका रेलगाड़ी और पुल दोनों का जोड़ करके डिस्टेंस निकाला जाता है। तो ये आपका अगर हम लोग यहाँ पर देखें 110 मीटर जो आपकी ट्रेन है और देखा जाए तो जो 132 मीटर ये पुल है, इसको जोड़ देंगे, ठीक। 132 मीटर पुल को और ट्रेन को जोड़ देंगे तो 242 आपका मीटर टोटल लंबाई आ जाएगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस अपन टाइम में इसको रख देंगे हम लोग, तो 242 बट्टे के 10 इसको काट दीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24.2, ठीक है। 24.2 कहाँ दे रखा है, ये आपका बी में दे रखा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित शब्दों में तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो देश जंगल वृक्ष लकड़ी ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा होता है ये आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ए इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर इंग्लैंड को इस भाषा में, इंग्लैंड को यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया और फ्रेंच को यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया, तो ये आपका जो आपका ग्रीस है उसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तो जो आपका इंग्लैंड है ये आपका सीधे सीधे नंबर मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और ग्रीस में इसको जैसे कि नंबर आप अरेंज कर लीजिएगा, जी में आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो जी में यहाँ पर क्या है, तो जी में 3 है, तो इसी प्रकार से मिला लेंगे इसको, जी हो जाएगा, ये केवल नंबर इसमें दिया गया है, ठीक है। अब आर यहाँ पे दिख रहा है और आर में यहाँ पे 8 है, तो 3 8 ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये सीधे सीधे निकल आएगा, बहुत सिंपल सा है ये, इसका सही आंसर आपका ए ही आएगा, ठीक। चलिए यदि यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या दिया है, तो रूट में 0.25 दिया है, बी इज इक्वल टू
आपका 0.25 दिया है, सी इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें रूट वाला तो आपका 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, रूट से बाहर करेंगे इसको तो। अब इन दोनों की वैल्यू दी है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो डी का यहाँ पे है, अब इसको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक। तो सबसे बड़ा इसमें क्या हो जाएगा भैया, तो सबसे बड़ा आपका डी ही होगा। तो डी यहाँ पे कहाँ पे दिया है, सबसे पहले तो सी में दिया है, ठीक। तो सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4/3 दिया गया है, ठीक है, 4/3 दिया गया है, तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 3/4 हो, तो इसके आधार की जो लंबाई है उसका अनुपात क्या होगा। देखिए त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है वो x1 और x2 मान के इसको अगर सॉल्व करेंगे तभी होगा। तो x1 और x2 मान लीजिए, ठीक है, x1 और x2 यहाँ पर देखा जाए तो त्रिभुज के आधार की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, और त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर 3x दिया ही है, ठीक है, 3x और 4x दिया है, 3x और 4x यहाँ पे ये जो है, ठीक है, माफ कीजिए, यहाँ पे ये जो है ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4/3 इज इक्वल टू 1/2 x1 गुणे x3, ठीक। ये आपका वही उसी प्रकार से 1/2 नीचे हो जाएगा और यहाँ पे गुणे x1, माफ कीजिए यहाँ पे x2 है, ये आपका x2 इंटू x4, ठीक। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका x1/x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16/9। अब इसको और छोटा कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 4 संबंधे ये आपका 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 संबंधे यहाँ पे 9 कर लीजिएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। 16 संबंधे 9 कहाँ पे दिया है, तो बी में दिया है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि 5 आदमियों का औसत अंशदान किसी फंड के लिए 35 रुपये है और छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है, तो वही जो छठा आदमी उसके परिणाम औसत से 35 रुपये अधिक देता है, ठीक है, जो टोटल परिणाम आता है उससे 35 रुपये अधिक देता है, सभी 6 आदमियों का कुल अंशदान कितना होगा, तो टोटल अंशदान कितना होगा। देखिए 5 आदमी का जो अंशदान है 5 लोगों का, ये आपका 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 रुपये, और जो छठवां आदमी मिल रहा है इस ये टोटल का 35 रुपये अधिक दे रहा है, ठीक है। तो आपका जो छठवां है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। पाँचवां आदमी का कुल टोटल अंशदान 5 लोगों का, तो 35 गुणे 5 कर देंगे, 35 गुणे जब 5 करेंगे तो ये आपका 35, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, 35 गुणे 5 करेंगे, टोटल अंशदान कितना आ जाएगा, तो टोटल आपका 175 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 175 रुपये आ गया टोटल है ये, ठीक है, 5 लोगों का। अब इसमें छठवां आदमी x रुपये डाल देता है और यहाँ पर देखा जाए तो छठे आदमी का तो 175 x हो जाएगा टोटल। अब इसको x की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए 175 प्लस x बटे के 6 और ये 35 रुपये दे रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 77 रुपये आ जाएगी, ठीक, 77 आ जाएगी इसका जो सही आंसर है। देखा जाए तो ये आपका 77 रुपये आ गया। तो यहाँ पर देखा जाए ये आपका 77 रुपये आ गया, और 6 आदमियों का, तो 6 आदमी का गुणे 77, 6 आदमी का यहाँ पे देखा जाए तो 77 आ गया, और टोटल 5 आदमियों का कितना है, तो 175, तो 175 प्लस 77 आप ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 252 रुपये आ जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया, इसका सही आंसर आपका डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है और 5 वर्ष के बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना है। पिता और पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो पुत्र है उसकी जो आयु है ये आपका x वर्ष मान लीजिए, ठीक है, x वर्ष मान लीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु 3 गुना है इसके, तो 3x पिता की हो जाएगी, ठीक है, 3x यहाँ पे देखा तो पिता की हो जाएगी। अब 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद तो कितना हो जाती है, तो 2 और पिता की आयु यहाँ पे देखा जाए तो पिता की आयु कितनी है, तो पिता की आयु 3x मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, शायद यहाँ पे पिता इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे पिता की आयु और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 5 गुणे पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा।
x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुत्र की आयु 15 और पिता की आयु 3, 15 3 45। ठीक है, तो 45 और 15 हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो सही आंसर इसका डी होना चाहिए। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है। इसे 1 अप्रैल को प्रातः 6 बजे सेट किया जाता है, तो उसी माह 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे यह घड़ी क्या समय बताएगी? तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका 11:39 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि 2 अप्रैल को प्रातः 6 बजे घड़ी पीछे होगी 4 मिनट, 3 अप्रैल को आपका 6 बजे 8 मिनट होगी, फिर 4 अप्रैल को आपका फिर 6 बजे आपका 12 मिनट होगी। इसी तरीके से 4-4 आपका देखा जाए तो बढ़ती जाएगी। फिर आपका देखा जाए तो 6 अप्रैल को ये घड़ी लगभग 20 मिनट पीछे हो जाएगी। ठीक है, फिर सुबह 6 बजे ये आपका 2 मिनट और पीछे होगी। टोटल अगर इसको काट करने के निकालेंगे, हल करेंगे तो 11:39 आएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे कह रहा है कि अरुण ने कहा कि यह स्त्री मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। अरुणा का उस स्त्री से क्या संबंध है? तो भैया इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। रिलेशन वाला सवाल थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो नहीं आता है मुझे। ठीक, इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे कह रहा है कि यदि 5 संख्याओं का माध्य 8 है और अंतिम 3 संख्याओं का जो माध्य है वो आपका 6 है, तो पहली संख्या 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा? पहली 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा? यहाँ पर देखा जाए तो बस सीधे-सीधे एक चीज़ करनी है। देखिए 5 संख्याओं का जो माध्य वो 8 है, 5 संख्याओं का जो कुल योग है वो 8 है और गुणे 5 हो जाएगा। 8 गुणे 5 हो जाएगा तो ये आपका 40 आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा-सा 8 गुणे 5 40 आ जाएगा। ठीक है, और अंतिम 6 संख्याओं का जो माध्य है वो आपका 6 है। इसी तरह से ये इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 6 गुणे 3 आपका 18 बन जाएगा। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का योग तो 40 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा। अब हम लोग पहली 2 संख्याओं का जो माध्य है तो 22 बट्टे के 2 कर लेंगे, 11 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को पड़ेगा? ठीक है, 79 के बाद 80 और 81 2 वर्ष इसमें बीतेगा, एक लीप ईयर्स होगा तो 1 वर्ष मतलब कि 1 दिन और अधिक जोड़ देंगे। अब यहाँ पे शुक्रवार था तो उसके बाद यहाँ पे शुक्रवार का शनिवार रविवार ये तो सोमवार आ जाएगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाना चाहिए। 120 का आंसर बी। चलिए ठीक है, ये तो वैसे ही निकल गया क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है और लीप ईयर होगा तो 29 तारीख भी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो 29 तारीख पड़ेगी तो 1 दिन उसमें भी ऐड हो जाएगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक, उसको निकाल लेंगे। अगला यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि हाँ, आप देखिए करंट अफेयर यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कह रहा है कि जून 2025 में इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध किस नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान चलाया गया? तो इजराइल के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लायन से संबंधित आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन है। ठीक है, लायन याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, ऑपरेशन राइजिंग लायन है, ये हो गया। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे कि ये जो आपका इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन जो राइजिंग लायन चलाया गया था, इसका व्यापक सैन्य अभियान आरंभ हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? तो ईरान का जो परमाणु हथियार है ना, उसकी क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल जो कार्यक्रम है उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। ठीक, जून 2025 में प्रारंभ एक्सियोम 4 मिशन, ये बड़ा चर्चा में, इसके बारे में भी थोड़ा आप लोग जानते होंगे। तो इसी से संबंधित यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है कि एक्सियोम 4 मिशन में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रेक्षित किया गया था। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि ये फाल्कन 9 आपको नहीं भूलना है। ठीक, और एक्सियोम 4 मिशन का नाम ये तो आप लोगों को पता होगा, स्पेस एक्स ड्रैगन यहाँ पे देखा जाए तो अंतरिक्ष यान था, इसको भी नहीं भूलना है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, ठीक है, ये शब्द जो स्टेशन लिखा हुआ है इसको ध्यान रखिएगा, स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएंगे। दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री हैं, मतलब कि दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं लेकिन स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले हैं। ठीक, अगला कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो के रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? तो ये भी बहुत चर्चा में था। ये आपका कुशीनगर जिला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जून 2025 में अमेरिका में विश्व के ध्रुवतम जो सुपर कंप्यूटर है टॉप 500 सूची जारी की गई थी। इसमें देखा जाए तो इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची जारी की गई थी उसके बारे में 2 कथन दिए गए, असत्य कथन बताना है। ठीक है, असत्य कथन, गलत कथन बताना है। पहला कह रहा है कि सूची में चीन का सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन
को विश्व का ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत है, क्योंकि अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो इसमें आपका ये आपका ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर देखा जाए तो कौन सा हो जाए, तो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एल कैपिटल वो है। ठीक है, तो ये चीन का नहीं है, ये आपका USA का है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन सही है। सूची के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो सी डैक पुणे में स्थापित एरावत, जो आपका एरावत आपका नाम है PSAI, वर्तमान में भारत का ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। इसमें गलत पूछ रहा था तो सही आंसर इसका ए बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोक निर्माण किया गया है, और इस संबंध में इस कथन के बारे में बताना है सत्य कथन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में जो धन आवंटित किया गया था 7,283.28 करोड़ है। तो देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार का प्रश्न आया ना कि सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हो कि ये कितना किया गया था आवंटित, तो इसको यहाँ पे भैया सही मान लीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 104 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूरी हो गई। ठीक है, तो बहुत कम है। इसकी लंबाई देखा जाए तो 91.53 किलोमीटर है। ठीक है, 53 किलोमीटर है। तो दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला सही है। सही अगर पूछ रहा था तो ए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे व्यक्ति दिया गया और नियुक्ति दिया गया। ठीक है, राजीव मेनानी, तो राजीव मेनानी जो है कि अध्यक्ष बनाए गए थे, CEO मतलब कि CII के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये आपका कहाँ पे है, तो आपका 4 में है। ठीक है, यहाँ पे शिव सुब्रमण्यम रमन जो है ये क्या है, तो ये आपका अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है, तो PFRDA के हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे भूपेंद्र यादव क्या है, तो जो भूपेंद्र यादव है आपका अध्यक्ष इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे यशस्वी सोलंकी पहली महिला CDC राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रपति के बगल में महिला आपको खड़ी दिखती है ना, वो आपका यशस्वी सोलंकी है। इसको मिला लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, तो ए इसका सही आंसर बन जाना चाहिए। ठीक, अगला कह रहा है कि जून 2025 में मनाए गए निम्नलिखित में से दिवसों एवं उनके मुख्य विषय से संबंधित कौन सा एक बेमेल है। तो इसका अगर हम लोग देखें यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस बता रहा है रीस्टोर द लैंड, ये आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, रीस्टोर द लैंड आपका देखा जाए तो ये गलत है। इसको थोड़ा सा हम लोग सही से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हवाएं, ठीक, इसकी थीम थी आपकी प्लास्टिक प्रदूषण को हवाएं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका रिस्टोर द लैम्प गलत है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पुस्तक और इसके लेखक यहाँ पर दिए गए, इसको मिलान करना है। देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए देख ही लेते हैं। मदर मैरी कम्स टू मी, ये आपका देखा जाए तो पुस्तक किसकी है, तो अरुंधति राय की है। ठीक है, 2 में चला जाएगा। आपका अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, इसको अगर हम लोग देखें तो ये किसकी है, तो ये आपका जैसिंडा अर्डेन की है। तो ये आपका 4 में चला जाएगा। ठीक है, ये सही, ये भी सही है। द हार्ट लैम्प आपका बानू मुश्ताक, ये आपका देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी में एक यहाँ पर ए में मिल रहा था, मतलब कि सी में मिल गया, तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। चलिए आगे इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि जून 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा उम्मीद जो पोर्टल है वो इसका उद्देश्य क्या है। तो उम्मीद पोर्टल जो है ये आपका वक्फ संशोधन से आपका सभी लोग जानते होंगे, ये संबंधित है। तो इसका अगर हम लोग सही आंसर देखें तो वक्फ संपत्तियों को बेहतर बनाने और इसमें पारदर्शिता को लाने के लिए उम्मीद विधेयक लाया गया था। ठीक है, इसका पूरा नाम ही उम्मीद दे दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 18वीं इंडियन प्रीमियम लीग जो IPL होती है उसके संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें गलत कथन बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, गलत कथन बताना है। देखिए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को पराजित किया था। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये तो सही हो जाएगा। श्रृंखला के सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी यहाँ पे सूर्य कुमार यादव है। ठीक है, यादव यहाँ पे सर्वाधिक मूल्यवान थे। दोनों ही यहाँ पे सही है, गलत पूछा था तो कोई भी गलत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया ये क्या कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जो विश्व का शांति सूचकांक आया था, इसमें विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो आपका पीस इंडेक्स है ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपका विश्व आर्थिक मंच दिया गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहला गलत है और इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत यहाँ पे 115वां स्थान दिया गया है। भारत को इसमें 115वां स्थान दिया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही आंसर इसका
ए है क्योंकि पहला वाला गलत है। ठीक, जून 2025 में भारत सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंधु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन सिंधु, ठीक, तो ये है आपका ईरान और इजराइल में जो भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे, हाँ चलिए ठीक है, अभ्यास जो शक्ति है 2025 उसके संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए और सत्य कथन बताना है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन सिंधु है ना, इसको याद कैसे अगर करें तो सिंधु नदी भारत की अगर देखा जाए तो पश्चिम बहती है, तो ये आपका देखा जाए ये ईरान और इजराइल पश्चिम में है तो भारत के, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, सिंधु ये याद हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी भारत के लगभग पूर्वी भागों में पड़ती है, ये आपका म्यांमार में चलाया गया था जो भूकंप आया था, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक, चलिए यहाँ पे अभ्यास जो शक्ति दी गई है 2025 के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इसको बताना है, 133 वाला प्रश्न। तो ये कह रहा है कि इसमें सत्य कथन बताना है अभ्यास शक्ति 2025 के बारे में। तो पहला कह रहा है कि यह भारत एवं फ्रांस की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास है, ये सही हो जाएगा। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। जून 2025 में वियतनाम ब्रिक्स का 10वां साझेदार बना है, तो वियतनाम जो है ब्रिक्स जो है आपका ये इसका 10वां साझेदार बना, ये सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। साझेदार देश की श्रेणी में ब्रिक्स जो सम्मेलन है 2024 के दौरान कजान रूस में स्थापित किया गया था, 2024 वाला है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कजान रूस में किया गया था। जरा कमेंट करके बताइएगा कि 2025 का कहाँ पे हुआ है, ठीक, ये बहुत जरूरी है। अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जून 2025 में संपन्न जो फ्रेंच ओपन 2025 है उसके संबंध में कथन यहाँ पे पूछ रहा है और सत्य कथन बताना है। इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पुरुष एकल का जो किताब है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता था। फ्रेंच ओपन के बारे में बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया नहीं फ्रेंच के, तो यहाँ पर कार्लोस अल्कराज ने जीता था, सही है। महिला एकल का किताब आपका कोको गाफ ने जीता था, दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपका फ्रांस में, नीस फ्रांस में संपन्न हुआ था, ठीक है, नीस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता 2 लोगों ने की थी, एक आपका फ्रांस ने किया था, एक कौन सा और देश करता है, इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला देखा जाए तो कह रहा है कि जून 2025 में जारी जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 आई है उसमें भारत का स्थान कितना है, तो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान मुख्य रूप से पूछ रहा है। जून 2025 में रिपोर्ट आई है तो इसमें भारत का स्थान 131वां है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 131। आगे यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि जून 2025 में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है भैया, ये आपका देखा जाए तो 12वें न होकर के 11वें हैं। अब इतना छोटा सा डिफरेंस पूछेगा तो गलत तो होगा ही, पहला यहाँ पे देखा जाए तो आपका ही सही है, पहला ही सही, दूसरा यहाँ पे गलत है। अगला कह रहा है कि जून 2025 में भारत के 2 स्थल यहाँ पे खीचन एवं मेनार को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, ये दोनों कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये दोनों ही राजस्थान में है, ठीक है। और भारत में जो रामसल संख्या है टोटल अब देखा जाए तो कुल 91 संख्या हो गई है, दोनों ही सही है, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट यहाँ पर देखा जाए तो ये किस चीज़ से संबंधित है, देखिए भारत और मंगोलिया के मध्य ये आपका एक देखा जाए तो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये मंगोलिया के उलान बटोर में ही संपन्न हुआ था, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसका जो हिंदी का है वो आपका देखा जाए तो कंपाइल में शायद करवा दिया गया है, तो इसको हम लोग 140 क्वेश्चन ही रखते हैं, जीएस के क्वेश्चन लगभग 1 घंटे 25 मिनट में पूरा अच्छे से हम लोगों ने कवर किया था। 140 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, आप लोग इसको जरूर लगाइएगा और अपना स्कोर जो है वो कमेंट में करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।